नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी कक्षा में। पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जो कृतिका भाग 1 में संकलित है, हम पढ़ चुके हैं। अभ्यास रहता है। आज अभ्यास से संबंधित और कुछ अन्य प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका की नानी की मृत्यु जो है उनकी माँ के विवाह से पूर्व ही हो चुकी थी। लेखिका की माँ का जब विवाह हुआ तो उनसे पहले ही नानी की मृत्यु हो गई थी और नानी की इच्छा थी उनकी मृत्यु से पहले कि उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही से होना चाहिए और उनकी अंतिम इच्छा को महत्व देते हुए उनके पिता ने इस बात को पूरा भी किया और लेखिका की माँ का विवाह स्वतंत्रता के सिपाही से ही करवाया गया। एक तो यह है कि नानी बेशक अनपढ़ थी, घूंघट करने वाली पारंपरिक भारतीय महिला थी, फिर भी उनके मन में, जबकि घर में रहने वाली महिला थी, फिर भी मन में देश की आज़ादी के प्रति जो भाव था, कि आज़ादी की तरफ रुझान था, कि बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही से करवाया, जबकि उनके अपने परिवार में खुद का पति अंग्रेज़ों का फर्माबरदार है, साहब है, तो चाहती तो बड़े ठाट बाट से किसी बड़े घराने में बड़े रुतबे वाले व्यक्ति से वो विवाह करवा सकती थी, जो साहब ही रहा हो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं चाहिए था। तो आज़ादी का जो महत्व था उनके जहन में बहुत ऊंचा था। एक तो कारण ये रहा। दूसरा, पति जो हैं बैरिस्ट्री करके आए हैं बाहर से, उनका रहन सहन बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा हो चुका है, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना सब। और लेखिका की नानी जो है बिल्कुल पारंपरिक भारतीय महिला, जैसे कि भारत में जो भी कोई स्त्रियां उस समय में घर में रहती थी, ना वो पढ़ी लिखी थी, घूंघट करना, दूसरों से पर पुरुषों से बात न करना, ऐसे माहौल में वो रहती थी। पर फिर भी आज के समय में अगर हम देखें तो स्त्रियां जैसा पति चाहता है वैसे अपने आप को बदल लेती हैं। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने आप को बदल लेती हैं अपने पति की चाहत के अनुसार। लेकिन उस समय में भी उन्होंने पति की इच्छाओं, पति पर ना तो अपनी ही इच्छा थोपी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, और ना ही पति के रहन सहन का कि पति इस तरह से रहते हैं तो मैं भी ऐसा रहूं, उसका प्रभाव भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। अपने हिसाब से अपना जीवन जिया, बिल्कुल जैसे वो जीती आई थी। ये नहीं कि पति ने अंग्रेज़ों जैसा व्यवहार अपना लिया है तो वो भी वैसी हो जाए, बिल्कुल नहीं, अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तो ये 2 मुख्य बिंदु थे जिसकी वजह से लेखिका अपनी नानी से प्रभावित थी, जबकि उसने उन्हें देखा भी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही, कि क्या उन्होंने ऐसा किया कि उनकी भागीदारी उसके लेखन में रही। तो यही दोनों बिंदु जो हमने अभी पहले प्रश्न में जिन पर विचार किया है वही दोनों इसमें भी आने हैं। अपने शब्दों का प्रयोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, कि ये लाइन पढ़कर जो नीचे 2 भाग दिए गए हैं हमें उनके उत्तर देने हैं। पहला है लेखिका की माँ की विशेषताएं, कि वो कौन सी परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी ये बताएंगे, और दूसरा उनमें कौन कौन सी बहुत अन्य खासियत थी, विशेषताएं थी, उनकी चारित्रिक विशेषताएं उनकी हमें बतानी हैं। तो सामान्य रूप से कि साहबी खानदान से थी, सुंदर, कोमल, नाजुक, ये तो उनकी बात अलग दी ही गई हैं। तो परंपरा का निर्वाह क्या नहीं करती थी, कि बच्चों की देख रेख में रुचि नहीं थी, घर के काम काज में कोई रुचि नहीं लेती थी, और क्या बताया गया था कि संगीत सुनने में उन्हें विशेष रुचि थी, पुस्तकें पढ़ने में थी, आज़ादी का जुनून उनका अपनी तरह का था। और 2 जो मुख्य बातें आई थी, कि एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। ये दोनों बातें अवश्य हमें उसमें लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा खोलकर विस्तार से लिखेंगे। 3 अंक का प्रश्न आता है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। कि लेखिका की दादी के घर का माहौल क्या था, कि घर के माहौल में ऐसी क्या विशेषता थी जो अन्य लोगों के घरों से थोड़ी भिन्न थी। एक तो लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं था, जो जैसा बनना चाहता था, जो व्यवसाय अपनाना चाहता था वो छूट थी, सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अगर एक बहन का पत्र भी दूसरी बहन के नाम है तो भी कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, बशर्ते कोई खुद स्वयं ना बता दे।
इसी कारण जो बहन भाई 6 बहन भाइयों में से 4 जो है लेखन के हवाले भी हुए, लेखिका ने लिखा है। और बच्चों पर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव नहीं था, अधिक अंक है कम अंक है इस बात पर कोई परेशानी खड़ी नहीं होती थी। उसी घर में साहबों के चाहने वाले भी हैं तो स्वतंत्रता का सिपाही भी है। तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था दादी के घर पर। और जो परंपरा से हटकर जीवन जी रहा है सबको छूट है, चाहे वो पोतियाँ हैं, चाहे बहुएँ हैं, चाहे बेटा है, सभी उस हिसाब से जीते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। अब लड़की होने की मन्नत हालांकि परंपरा में कोई मांगता नहीं है, लीक से हटकर उन्होंने काम किया, उन्हें अच्छा लगता होगा सबसे हटकर काम करना, या फिर उन्होंने अपने समाज में देखा होगा कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बर्ताव अच्छा नहीं होता, तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगती होगी, तो वो एक आदर्श स्थापित करना चाहती होंगी कि लड़कियों को कैसे रखा जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मन्नत मांगी होगी कि उनके घर में बेटी हो। तो ऐसे कुछ भी कारण जो आपके दिमाग में आए उनसे आप इस आंसर उत्तर को विस्तार देंगे। अगला प्रश्न है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह है सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर डराने धमकाने से हम कोई गलत काम करता है तो हम डरा धमका देते हैं, तो हो सकता है वो नहीं आए सही रास्ते पर, लेकिन पाठ से एक उदाहरण देना है कि बगैर डराए धमकाए बहुत प्यार से सहजता से किसी को हम समझाते हैं तो उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं, बुरी आदतें उसकी छुड़वा सकते हैं, गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर हम ला सकते हैं। इसमें हमें उदाहरण लिखना है जो नामी चोर वाला था कि नकुड़ की हवेली में जब बारात में सभी पुरुष गए हैं और चोर घर में घुस जाता है और परदादी ने एक लोटे में उससे पानी मंगवाया चोर से और उसी लोटे से खुद पिया और उसी लोटे से उसे पिलाकर अपना बेटा बना लिया और कहा कि अब तो हम माँ बेटे हो गए, एक लोटे से पानी पिया है, तो अब तुम्हारी इच्छा है तुम चोरी करो या खेती। तो उसी पर उस छोड़ दिया कि उसे क्या करना चाहिए, और वो चोर क्या है, चोरी छोड़कर खेती का काम अपना लेता है। तो बड़ी सहजता से परदादी जो है उस चोर को सही राह पर ले आई थी। इसमें ये प्रसंग लिखा जाएगा। इसके साथ ये भी जोड़ा जा सकता है प्रश्न कि क्या आप इस बात से सहमत हो कि सभी को हम इस तरह के व्यवहार से रास्ते पर ला सकते हैं। इसमें फिर से आपने अपना आंसर देना होगा, उत्तर देना होगा आपको कि आप सहमत हो या नहीं, क्या हम सबको ला सकते हैं। अगर सभी प्यार से सही रास्ते पर आ सकते तो जेलों में कोई होता ही नहीं, कोई आतंकवादी ही नहीं बनता। तो हर स्थिति पर भी, स्थिति और व्यक्ति की मानसिकता पर भी निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। तो हम कुछ हद तक सहमत हैं लेकिन पूरी तरह इस बात से सहमत नहीं हैं। आप अपने पक्ष में उत्तर देंगे कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि जन्म से ही उन्हें अधिकार मिल जाता है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। किसी भी समाज में बच्चों का अधिकार रहता है। अब लेखिका को ये कहाँ अनुभव हुआ, जब वह डालमिया नगर से फिर बागलकोट यहाँ पहुँचती है तो बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं, विद्यालय नहीं है, कैथोलिक बिशप मना कर देता है या फिर शर्त रखता है कि 100 वर्ष तक स्कूल चले ऐसा। तो लेखिका खुद अपने प्रयास से कि हर बच्चे को अधिकार है, सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को नहीं, जो भी बच्चा है उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। तो फिर वह ठान लेती है कि उसे विद्यालय खोलना है जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हों और सरकार से मान्यता भी दिलवानी है। तो इसमें उसने वो स्कूल भी खोला प्राइमरी तक का और 3 भाषाओं वाला, और मान्यता भी दिलवाई। और जिस प्राइमरी विद्यालय के बच्चे जिसे लेखिका ने खोला आगे जाकर बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला भी पा गए। अगला प्रश्न है कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। पूरे पाठ में जो आया है जिन स्त्रियों का वर्णन है कि वो परंपरा से हटकर जीवन जीने का काम कर रही हैं, कि जो कुछ खास ह्यूमैनिटी की जो बात होती है जिसमें है, मानवीय गुण है जिसमें, जो परंपरा से हटकर काम करता है, मानवता के हित में करता है, एक की राज की बात को राज रखता है, झूठ नहीं बोलता है, इस तरह के जिसमें विशेष गुण होते हैं वो सभी लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें लेखिका का चारित्रिक चित्रण होगा और उसकी बहन रेणु का चारित्रिक चित्रण होगा।
कि दोनों ही जिद्दी हैं, अर्थात जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। और उन्हें अनुभव होता है लेखिका को कि जो अकेले अपने बलबूते जो काम किया जाता है उसे करने में बहुत आनंद आता है। तो रेणु का जो बारिश वाला है प्रसंग वो लिखा जा सकता है, और दूसरा उसने जनरल थिमैया का जो पत्र मंगाया था वो वर्णन आ सकता है। और लेखिका के चारित्रिक चित्रण में जो उसने स्त्री पुरुषों को एक साथ काम करने के लिए, अभिनय करने के लिए राज़ी किया, वो वाला प्रसंग आएगा। और दूसरा जो उसने विद्यालय खोला, ये दोनों प्रसंग आ जाएंगे और इस बात को सिद्ध करेंगे कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अर्थात जो अकेले आप खुद आगे बढ़कर किसी काम इनिशिएटिव लेते हो, किसी काम को करते हो, वो आनंददायक होता है। तो हमारा पाठ यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।